आप लोगों का स्क्रीन शेयर हो गई? जी सर। ठीक है यस जी। सर। यस सर। सॉरी, इंटरनेट की कुछ कनेक्टिविटी का मसला आ रहा था, तो थोड़ा सा डिले हो गया, सॉरी। अच्छा जी, जो हमने इम्प्लीमेंटेशन टाइप्स हमने डिस्कस, उसको थोड़ा सा आगे वो क्लोज करें क्विकली। अब जो हमने रिस्क देखे थे ना, उनकी पॉसिबल मिटिगेशंस क्या हो सकती हैं। हमने पहले वाले में देखा था कि हम लोग प्रायोरिटाइजेशन में कमजोर हो सकते हैं। दूसरा, आपसे एक्सपेक्टेशंस मैनेज करने में मुश्किल हो सकती है। इसके लिए रिस्क मिटिगेशन क्या हो सकती है, इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं। कोई पॉसिबल आंसर इसका हो सकता है आपके पास? सर इसके लिए यही है कि हम प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स उसकी, जैसे हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से लेते हैं, उसके लिए प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स बनाएं। बिल्कुल। सबसे पहली चीज तो ये कि यू शुड नॉट टेक एनीबडी फॉर ग्रांटेड। ना उनको आपको लेना चाहिए, ना आपको कस्टमर्स को सांस लेना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल उसी तरह से डील करें जैसे आप किसी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लिए चीजों को डेवलप कर रहे हैं। ठीक है। इस काम को कहते हैं स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। और स्टेक होल्डर मैनेजमेंट जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर एक कम्युनिकेशन के अंदर इसको डिस्कस किया जाता है। और स्टेक होल्डर मैनेजमेंट में एक चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो ये होती है कि आप किस टाइम के ऊपर अपनी चीज को एस्केलेट करते हैं, यानी किस टाइम पे आपको या किन इवेंट्स के ऊपर आपको अपने मामला को एस्केलेट करना पड़ता है। एस्केलेशन क्या होती है? एस्केलेशन ये होती है कि मिसाल के तौर पे एक शख्स है जो फॉर एनी रीजन जिसकी वजह से काम डिले हो रहा है या वो काम रिस्पॉन्ड आपको नहीं कर रहा, तो आप उसकी डिले का रीजन या कोई भी मामले को बेस करते हुए आप उसके सीनियर से या एक लेवल ऊपर जो डिसीजन मेकर है उसके साथ रिस्पॉन्ड करते हैं कि जी हम को इस सिचुएशन में रेस्क्यू कैसे किया जा सकता है, उसमें हेल्प करें। तो एस्केलेशन वाला पॉइंट जो होता है वो बहुत बड़ा रिस्क कवर करता है। तो उस वाले एनवायरनमेंट के अंदर जब भी आप एनवायरनमेंट इन ओन एनवायरनमेंट है आपका और आप खुद भी वहीं बैठे हुए हैं और डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो अपार्ट फ्रॉम ऑल दी अदर कम्युनिकेशन आपके पास एक एस्केलेशन रजिस्टर होना चाहिए कि किन चीजों के ऊपर किस बंदे को एस्केलेट किया जाएगा। एस्केलेशन की वजह से लोग अमूमन काम को सीरियस लेते हैं और दूसरे बंदे को भी सीरियस लेते हैं, जिसकी वजह से चीजें निस्बतन रुकने के बजाय आगे बढ़ना शुरू हो जाती हैं। ओके, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर भी रिस्क रजिस्टर काम आ सकता है, लेकिन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर आपकी जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन होगी उतना ज्यादा आपका रिस्क कवर होगा। ऑफ कोर्स एस्टिमेशंस भी उसी तरह से इंपॉर्टेंट है जैसे हमने पहले डिस्कस की थी, वो तो ओन एनवायरनमेंट हो या आप सब सॉफ्टवेयर बाय कर रहे हो या किसी के थर्ड पार्टी सेल कर रहे हो, तो वो तमाम चीजें जो हैं आप इस तरह से कवर कर सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो रिस्क के अंदर वो ये हो सकती है कि आप उन सीजनल इफेक्ट्स को देखें कि जिनकी वजह से आपके काम में डिले आ सकता है। अमूमन ये चीजें हम यूजुअली मिस कर जाते हैं जब हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहे होते हैं। तो सीजनल इफेक्ट क्या होता है? सीजनल इफेक्ट ये होता है कि मिसाल के तौर पे आप यूएस मार्केट के लिए कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, जहां पे आपको उनके लिए कोई चीज डेवलप करनी है और आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं या मिडल ईस्ट में किसी जगह बैठे हुए हैं और आप यूएस के लिए कोई डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि यूएस में या यूरोप साइड के ऊपर दिसंबर की जो विंटर हॉलीडेज जो होती है या क्रिसमस हॉलीडेज जो होती है या न्यू ईयर हॉलीडेज जो होती है उनकी बहुत ज्यादा अहमियत होती है। आपकी टीम में शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जो इन हॉलीडेज को अवेल ना कर रहा हो, बिकॉज पीपल प्लान दीज हॉलीडेज ईयर्स बैक और उसके हिसाब से अपनी जो है ना चीजों को वो प्लान आउट कर रहे होते हैं। एट टाइम्स वो इतने ज्यादा इस चीज में मगन होते हैं कि वो कम्युनिकेशन ही नहीं होती कि हमें छुट्टियों पे जाना है, बिकॉज उनके लिए तो ये छुट्टियों का सीजन है, हर बंदा छुट्टी पर गया हुआ होता है। सो कुछ सीजनल इफेक्ट्स आपको अकाउंट फॉर करने पड़ते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप
ईद बकरीद के सीजन में कोई आप काम कर रहे हैं तो आपको रमजान जब आपके पास आता है तो हमारी एक जनरल अजम्पशन है कि लोगों का काम स्लो हो जाता है, लोगों का रिस्पॉन्ड स्लो हो जाता है, उसकी वजह से भी आपके काम में डिले आ सकता है। तो आपने इन चीजों को पहले अकाउंट फॉर करना पड़ता है, बिकॉज आप जब एस्टिमेट्स कर रहे होते हैं और आप ये देखते हैं कि यार इन टाइम्स के दौरान मेरे पास ये जो छुट्टियों का सीजन है, ईद बकरीद है, क्रिसमस है, इस तरह के जो मामला आ रहे हैं, ये मेरे काम को इफेक्ट कर सकते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप मिडल ईस्ट में, सॉरी मिडल ईस्ट कह रहा हूँ, यूरोप में, यूएसए में अगर आप काम कर रहे हैं तो वहां पे आपको बारिश और इन सारे मामला को अकाउंट फॉर करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आप ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप पाकिस्तान में, स्पेशली कराची में बात कर रहे हैं, तो आपको ये अंदाजा होता है कि ये मानसून सीजन है। इस मानसून सीजन के अंदर पॉसिबल है कि बारिशें हों, और बारिशें होने के बाद जो सिचुएशन है रोड्स की और इंटरनेट की कनेक्टिविटी की और बिजली की, वो खराब हो सकती है। तो यूजली इट्स बेटर कि इन जो सीजनल इफेक्ट्स होते हैं इनको भी अकाउंट फॉर किया जाए, यानी रिस्क आप कवर कर रहे हैं अपने साथ साथ। साइमल्टेनियसली आपके पास अगर आप पाकिस्तानी एनवायरनमेंट में कोई बाइंग की चीज कर रहे हैं, आप यानी कि बाहर से आप कुछ बाय करके किसी लोकल मार्केट में किसी क्लाइंट को दे रहे हैं, चाहे अपना एनवायरनमेंट है कुछ भी है, तो आपके लिए जो बजट के दिन होते हैं, जून, जुलाई, ठीक है, एंड ऑफ मई, ये वो टाइम होता है जिसमें आपकी डॉलर फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होती है। आपके जो बजट्स आते हैं, आपके जो टैक्सेस आते हैं, उसकी वजह से बहुत सारी परचेजेस जो हैं आपकी, उनकी वैल्यूज इफेक्ट हो सकती हैं। वो एक अलग डिस्कशन है कि आपने बहुत पहले से उन वैल्यूज को लॉक किया हुआ हो, लेकिन अमूमन जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उन कॉन्ट्रैक्ट्स में शर्त लगी हुई होती है कि जी बैंक की जो ट्रांजैक्शन वो है रेट होंगे वो एप्लीकेबल होंगे। ऑफ कोर्स जब आपके पास डॉलर को या किसी और वैल्यू में आप ट्रेड कर रहे हैं, वहां पे अगर किसी किस्म की फ्लक्चुएशन होगी तो आपकी ओवरऑल प्राइस जो है वो उसकी वजह से इफेक्ट हो सकती है। तो इस तरह की जो सीजनल इफेक्ट्स होते हैं अमूमन हम इनको अकाउंट फॉर नहीं करते, लेकिन उनको भी हमें अकाउंट फॉर करना चाहिए कि किस तरह के मामला को हम लेके चल रहे हैं। सो यहाँ तक मुझे बताइए कि अभी तक हमने जितना कुछ पढ़ा है, यहाँ तक क्लैरिटी है आपके पास? कोई कंफ्यूजन है तो हम उसको फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है सर। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आगे आ रहे हैं और आगे हम जिस चीज को डिस्कस करने जा रहे हैं वो आप लोगों के बाएं हाथ का खेल है, दैट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर जब हम बात करते हैं तो ये टिपिकल जो मॉडल आपके सामने बना हुआ है, आपके सामने हर जगह यही चीज नजर आ रही होती है कि आप सबसे पहले कोई आइडिया लेके आते हैं, उस आइडिया के हिसाब से आप रिक्वायरमेंट्स लेते हैं, डिजाइन करते हैं, डेवलप करते हैं, उसके बाद आप उसकी टेस्टिंग करते हैं, डिप्लॉयमेंट करते हैं, उसके बाद फिर आप मेंटेनेंस फेज में चले जाते हैं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज अ फ्रेमवर्क दैट डेवलपमेंट टीम्स यूज to produce high quality software in a systematic and cost effective way. The SDLC methodology is used by both large and small software organizations. इस पूरी डेफिनेशन में, इस पूरी स्लाइड में कोई भी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बातें आपको आपके जो ग्रेजुएशन थी उस वक्त से आपको पढ़ाई जा रही है और आज आपको याद हो चुकी है। आगे आते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग है ना, वो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर एक्चुअली हो क्या है। सही है, रिक्वायरमेंट, जब आप सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन और रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग इज द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड डिफाइनिंग व्हाट सर्विसेज आर रिक्वायर्ड एंड आइडेंटिफाइंग द कंस्ट्रेंट्स ऑन दीज सर्विसेज। आप बेसिकली जब आप रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं या रिक्वायरमेंट्स को आप गैदर कर रहे होते हैं, ये वो टाइम है जो आप ऑलरेडी गुजार चुके हैं। कहां पर से? जो आपका आइडिया जनरेशन था ना, वहां से आप ऑलरेडी इसको गुजार चुके हैं। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, एक मिनट, जो आपका आइडिया जनरेशन वाला टाइम था जहां पे आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे थे एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन टारगेट यूजर्स के साथ, ये टाइम आप ऑलरेडी गुजार चुके हैं। अब आप जिस जगह पर आ गए हैं दैट इज रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, जहां पे आप यू आर इंटरैक्टिंग विद डिफरेंट स्टेक होल्डर्स और यूजर्स के साथ, किस लिए? ताकि आप कलेक्ट कर सके वो और डॉक्यूमेंट कर सकते हैं जो कि आपके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है,
तो आप ऑलरेडी आइडिया आपके पास मौजूद है, आपके पास अब रिक्वायरमेंट गैदरिंग का टाइम है। तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग में आप जो चीज कर रहे होते हैं वो आप ये कर रहे होते हैं कि इट्स अ प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड डिफाइनिंग व्हाट सर्विसेज आर रिक्वायर्ड, क्या एक्सपेक्टेड था आपसे, और आपने उसमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि इस काम को करने में मेरे पास कंस्ट्रेंट्स कौन से, यानी इनडायरेक्टली आपके पास रिस्क कौन से हैं जो कि अकर कर रहे हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। आपने फिजिबिलिटी को स्टडी थी, उस स्टडी से आपने क्या किया, आपने फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई, आपने उसको रिकॉर्ड किया कि यार आपके पास इस प्रोजेक्ट को करने की वायबिलिटी कितनी है। उसके बाद आपने रिक्वायरमेंट इलिस्ट्रेशन या एनालिसिस का काम किया, जहां पर आपको डिफरेंट मॉडल्स के साथ गुजरना पड़ा। आपने सिस्टम मॉडल को भी उसके अंदर देखा, सिस्टम मॉडल को करने के लिए आपने रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स वहां से जनरेट किए। सिमिल्टेनियसली आपने इलिसिटेशन के अंदर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बनाई, और उसके बनाने के साथ साथ आपने रिक्वायरमेंट्स को वैलिडेट किया, और रिक्वायरमेंट जो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स है वो चीज करके आपने जो चीज फाइनली आप प्रोड्यूस कर रहे हैं वो रिक्वायरमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, सो कीपिंग दिस इमेज इन माइंड, अगर हम देखें कि हमारे पास रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर पॉसिबल प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकती हैं, या पॉसिबल जो स्टेप्स हैं वो क्या हो सकते हैं, तो क्या होते हैं जी, पहले तो आपने रिक्वायरमेंट्स को डेवलप करना है, उनको डॉक्यूमेंट करना है, उनको चेक करना है अगेंस्ट कि वो कितने करेक्ट हैं, उनकी एनालिसिस है, उनकी डेफिनेशन है, रिक्वायरमेंट्स की डीकम्पोजिशन है, वैलिडेट करना रिक्वायरमेंट्स को, और मैनेज करना। एक वर्ड है जो बार बार इस्तेमाल हो रहा है, क्या दे सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन? सर वैलिडेशन यही होती है कि हमें होता है में